में उपस्थित दोस्तों, हम मनी कॉल की फिल्में साल 2021 में देख रहे हैं और इसी साल में नए सिरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम एक बहुमत के आक्रांत ऐसे परिवेश में बात कर रहे हैं जिसमें बहुमत हमें डराता है। और माफ कीजिएगा, ये बहुमत मैं सिर्फ राजनीतिक अर्थ में नहीं कह रहा हूं, जिसकी दूरी यहां से 2.5 से 3 किलोमीटर में तय होती है। मैं बहुमत को उस संदर्भ में बात करने की कोशिश कर रहा हूं जो आगे चलकर एक संख्या बल में बदल जाता है और हमारे संप्रेषण अभिव्यक्ति के जितने आयाम हैं वो संख्या में जाकर बंद हो जाते, या उसके विश्लेषण, उसकी क्षमता और उसकी ताकत का पूरा अंदाजा हम संख्या में लगाते हैं, जिसे न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया की भाषा में के कहते हैं। के कम्युनिटी 25 के 35 के। और कभी आपको हैरानी नहीं होती कि हम जो इतनी मशक्कत कर रहे हैं वर्ड फाइल पर, शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए, हमारा पूरा मूल्यांकन एक्सेल सीट पर हो रहा है। संख्या माने एक्सेल सीट और शब्द मतलब वर्ड फाइल। तो इसलिए मैं मनी कॉल की जब फिल्मों को देख रहा था, उस पर बात कर रहा हूं, तो इसी सिरे से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुमत सिर्फ और सिर्फ एक संख्यात्मक रूप में हमारे सामने मौजूद नहीं है, जो शासन की शक्ल में, सत्ता की शक्ल में हम करता है, बल्कि ये हमारे देखने, सोचने, समझने और लोगों के आंकने का एक तरीका बन चुका है। और ये तरीका खतरनाक है जो हमें मनी कॉल बताते हैं। मनी कॉल की फिल्मों पर बात करते हुए कमल स्वरूप, जो कि कल की फिल्म आपने जो देखी सिद्धेश्वरी, उसके वो कला निर्देशक हैं, उनके संदर्भ में दो बात इस्तेमाल करते हैं। एक कहते हैं कि मनी कॉल की जो फिल्में हैं द वर्क ऑफ आर्ट, और जब वो द वर्क ऑफ आर्ट कहते हैं तो मैं 1935 में जो वाल्टर बेंजामिन ने द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन लिखा है उसमें जाता हूं, और उसमें दो बातें मैं लेता हूं। लंबा लेख है, एक ऑरा, आभा, और दूसरा तकनीक, मशीन के जरिए कला को लोकतांत्रिक रूप कैसे दिया जाए, इसकी कोशिश। और यह हमें बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी तकनीक जब शुरू में आती है तो हमारे पास बहुत सारे तर्क होते हैं, और उस तर्क के साथ हम उस मशीन का विरोध करते हैं, उसके अमानवीय होने के, उसे बहुत ही फार्मूलाबद्ध हो जाने के। लेकिन वाल्टर बेंजामिन वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस मशीन के फार्मूलाबद्ध हो जाने के बीच भी कला के लोकतांत्रिक रूप में सामने आने की बात करते हैं, और हमें ये बहुत अपीलिंग लगता है, हमारी स्वीकार्यता बढ़ती है ऐसे तर्क के साथ। लेकिन वाल्टर बेंजामिन के इस लेख पर मैं थोड़ी सी और चर्चा करूं और आगे ध्वनि के सवाल के साथ मनी कॉल की फिल्मों को जोड़ूं। एक लेख और यहां उसकी चर्चा करना शामिल है, और वह है क्रिस्टोफर पेनी के लेख, जो कि भारतीय कला के संदर्भ में कहते हैं, और शीर्षक भी कमोबेश वाल्टर बेंजामिन से ही लिया है, The Indian work of art in the age of mechanical reproduction, or what happens when peasant get hold of images। जब एक किसान के हाथ में कला और तस्वीरें होती है तो कैसी होती है। और उसमें जो बहुत लंबा लेख है, उसमें जो दो शब्द मैं यहां शामिल करना चाहूंगा, वो कहते हैं कि जब हम कला को एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी यानी नृतत्व विज्ञान के सिरे से देखते हैं तो डिफरेंसेस विदिन, यानी जो समरूप दिखाई देता है, अपने तरह का दिखाई देता है, उसके भीतर के अंतर को, उसके भीतर के भिन्नता को हम कैसे समझें। और दूसरा, सिमिलरिटीज बिटवीन कल्चर, जो हमसे अलग दिखता है उसमें हम कैसे समरूपता की तलाश करें। हम जब बहुमत से लड़ते हैं तो हम अपने भीतर की जो भिन्नता उसको खो दे रहे हैं, और जब हम अपने से भिन्न लोगों से असहमति दर्ज करते हैं
तो अपने भीतर के समरूपता को नजरअंदाज कर देते हैं और हम एक अंततः भीड़ में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए आज की तारीख में जो मेरी तरह सोचता है, जो मेरी तरह बोलता है, मैं उसे अपना सीधे सीधे सपाट ढंग से अपना सहमत मान लेता हूं, मेरा अनुयायी मान लेता हूं, अपना ही भाई है। और इससे हमारे भीतर कला के, सिनेमा के, साहित्य के देखने का तरीका खंडित होता है, बल्कि मैं आगे जाके कहूं तो बर्बर हो जाता है। और इसलिए मनी कॉल की जो दखल हमारी जिंदगी में एक दर्शक के तौर पर है, वो हमें कभी फिल्म निर्देशक नहीं बना सकते। आप मनी कॉल की फिल्मों को देख के फिल्म निर्देशक नहीं बन सकते, लेकिन मनी कॉल की एक एक फिल्म से गुजरने का मतलब है कि दर्शक होने की प्रक्रिया से गुजरना। क्यों? क्योंकि दर्शक होने की एक बड़ी शर्तें हैं, और बड़ी शर्त क्या है कि हम विभिन्नता को, हम असहमति को, हम प्लूरलिटी को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो मैं तो सीधा ये कहता हूं कि लॉकडाउन के परिवेश में हमने ध्वनि को, सिटी स्पेस को, पब्लिक स्फीयर को कैसे समझा है। यानी मैं बिना लॉकडाउन के संदर्भ को शामिल किए मनी कॉल की फिल्मों में ध्वनि प्रयोग समझ ही नहीं सकता। आप याद कीजिए, आपको लॉकडाउन में किसकी आवाज सुनाई देती थी? आप कहते थे चिड़ियों की आवाज कितनी अच्छी, इसी दिल्ली शहर में बैठ के बात करते थे। अब पत्तियों के झड़ने की आवाज, आपने वो सारी आवाजें महसूस की जिसको आपने दबा दिया, जिसको आपने कुचल दिया। और इसलिए एक ध्वनि पर जो अध्ययन किया है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मुझे उन्हें सुनने का मौका मिला जब वो हिंदुस्तान आए, जॉनथन स्ट्रेन। उनकी किताब का शीर्षक ही है MP3। आप सब जानते हैं MP3 फाइल हम सब बहुत अपलोड डाउनलोड करते हैं, द मीनिंग ऑफ ए फॉर्मेट। उसमें एक अध्याय है और उस अध्याय का शीर्षक है नेचर डजंट मेक टेलीफोन्स। और उस किताब में वो बहुत विस्तार से बताते हैं कि एम्बिएंट नॉइज होता है, हमारे परिवेश का एक शोर होता है, और हमारे परिवेश का जो शोर होता है वो हमें आक्रांत करता है। कई कॉरपोरेट दफ्तरों में हमारी निजता का सम्मान करते हुए और निजता के नाम पर बंद हो जाने के लिए दोनों तरह के दफ्तर हैं। कभी आपने दफ्तर की बनावट पर गौर किया है? बॉस केबिन में होता है और इस देश के सबसे बड़े चैनल ने सारे केबिन तोड़ दिए हैं, जिसे लगेगा कि बड़ा ही लोकतांत्रिक जगह है ये। बॉस भी उसी जगह बैठ रहा है हॉल में, सबॉर्डिनेट भी वहीं बैठ रहे हैं, इंटर्न भी वहीं बैठ रहे हैं, आपको लगेगा बहुत ही लोकतांत्रिक जगह है। लेकिन मैं उस चैनल के जो वीडियो ऑडियो फाइल है उसको एडिटिंग मशीन पर डालता हूँ, और मैं मनी कॉल की फिल्मों को भी इंपोर्ट करता हूँ, जो फाइल होते हैं वीडियो ऑडियो। और जैसे ही आप किसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे एडिटिंग मशीन पर, वो ट्रैक में विभाजित हो जाएगा, ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक। और मनी कॉल की फिल्में अगर मैं कह रहा हूं लोकतांत्रिक है, तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं शब्दों के जरिए जा रहा हूं, मैं उसी तकनीक के जरिए जा रहा हूं जिसके अमानवीय होने का खतरा और ठप्पा उस पर है। तो क्या होता है मनी कॉल की फिल्मों को जब हम एडिटिंग मशीन में डालते हैं और वो ऑडियो ट्रैक और वीडियो ट्रैक में विभाजित होता है। ऑडियो ट्रैक में बहुत सारे पैचेज आपको दिखाई देंगे। मसलन यदि आप सिद्धेश्वरी देखें, ध्रुपद देखें, सदा से ऊपर उठता हुआ आदमी देखें, तो उसमें ऑडियो पैचेज बहुत हैं, जोड़। न्यूज चैनलों में इसको सिर दर्द माना जाता है, क्योंकि जितने पैचेज उसमें होंगे, जितना जोड़ होगा, उतना ही ज्यादा आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। 10-10 सेकंड के, 20-20 सेकंड की जितनी बाइट लगेगी, उतना ही आपका सिर दर्द बढ़ जाएगा, उतनी ही आपकी जवाबदेही बढ़ जाएगी, उतना ही अर्थ विन्यास बदल जाएगा। मनी कॉल की फिल्मों में बहुत पैचेज हैं ऑडियो लेवल पे, ध्वनि के स्तर पर। और वो पैचेज क्या हैं? आप गौर करेंगे, वो पैचेज अलग अलग सर्किट की आवाजें हैं, प्रकृति की आवाज है, परिवेश की आवाज है, और सबसे ज्यादा गतिविधियों की आवाज है। सतह से ऊपर उठता हुआ आदमी में जो व्यक्ति है, वो बाल्टी से पानी निकाल रहा है कुएं से,
और निकाल रहा है उसकी आवाज है, और पैर पर डाल रहा है उसकी आवाज है। लेकिन जब वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ उसे लेके, जिसमें सबसे ज्यादा श्रम है, उसमें आवाज नहीं है, श्रम की कोई आवाज नहीं है वहां। और इसके पहले का जो श्रम है उसमें आवाज है। तो आप मनी कॉल की फिल्में जब देखते हैं और ध्वनि और आवाज के सिरे से उस पर सोचते हैं, तो आपके जहन में पहला सवाल आता है, श्रम की कैसी आवाज होती होगी, मेहनत की कैसी आवाज होती होगी, थकान की आवाज क्या होती है, उदासी की आवाज क्या होती है, बेचैनी की आवाज क्या होती है। और आप आवाज के सिरे से जब मनी कॉल की फिल्मों को देखते हैं, तो मिहिर ने जैसा बताया कि तब दृश्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाते। मनी कॉल यही तो करते हैं कि जो केंद्र में है और वो दादा बन के केंद्र में बैठा, उसको हटाओ। सिनेमा में विजुअल्स दादा बनता है कि मैं ही हूं और मुझे ही देखो और समझो, कहानी भी मैं हूं, संवाद भी मैं हूं, अर्थ भी मैं हूं। कहते हैं ना, साइड रहो थोड़ा। और इसलिए आप देखते हैं कि जब आलाप लिए जाते हैं, जब शास्त्रीय संगीत अपने चरम पर होता है, कोई बच्चा रो जाता है, बकरी मिमियाने लग जाती है। ध्रुपद में देखिए, आप अपने परिवेश में किसी को शास्त्रीय संगीत का गायन करते देखिए, वह सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मनी कॉल की फिल्मों में देखिए, जहां जहां सबसे ज्यादा मतलब की बात कही गई है, वहीं पर कोई डिस्टर्बेंस है। सतह से ऊपर उठता हुआ आदमी में कला के तीसरे 3 क्षण पर जब बात हो रही है छत के ऊपर, आपको पीछे से लग रहा है कोई ड्रिलिंग मशीन चला रहा है। मैंने समझने की कोशिश की, वो ट्रेन की आवाज नहीं थी। आप सिद्धेश्वरी में देखिए, वो सबसे ज्यादा जब मतलब की बात कर रही होती है कि नहीं चुप रहोगी, ये कोई गुलाम खाना नहीं है, आप देखते हैं वहीं आवाज होती है। जहां जहां सबसे जरूरी बात आपके हिसाब से लगती है, मनी कॉल वहां वहां एक ऐसी आवाज शामिल करते हैं जो आपको लगता है शोर है। इसका मतलब है कि मनी कॉल हमें नए सिरे से उपयोगी स्वर या ध्वनि, शोर, संगीत समझने की सलाहियत देते हैं। 1 मिनट बस। और इसलिए हम यह समझ पाते हैं कि जिसे हम शोर कहते हैं, क्या वो शोर है? शास्त्रीय संगीत के बीच बच्चा आ जाता है, क्या उसको म्यूट नहीं कर सकते? हम तो कर देते हैं म्यूट, किसी की भी आवाज को कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मनी कॉल ने जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की, सबसे ज्यादा इश्क फरमाया, उसको सबसे ज्यादा अपने सिनेमा में ठिकाने पर लगाते हैं। बताते हैं कि ये जो इश्क है ना, ये बहुत अपने आप में लोकतांत्रिक होता है, बिना लोकतांत्रिक हुए आप इश्क कर ही नहीं सकते। तो मनी कॉल ने सबसे ज्यादा इश्क शास्त्रीय संगीत से किया, लेकिन बीच में बच्चे की रोने की आवाज भी वही है, बकरी के मिमियाने की भी आवाज वही है। और इसका मतलब है कि वो तय करते हैं, एक दर्शक के तौर पर आपके भीतर एक सलाहियत पैदा करते हैं कि विवेक, तर्क, सहमति, असहमति का हमारे जीवन में संतुलन और अनुपात कैसा। आप देखिए ना, जिसे न रंग की, न रस की, न गंध की, न राग की समझ है, वो सबसे ज्यादा नियमावली बनाने में लगा हुआ है। और एक व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत की समझ है, वो उसमें व्यवधान पैदा करने वाले शोर आवाज पैदा कर रहा है। इसलिए आखिरी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हम जिस दौर में बात कर रहे हैं ध्वनि की, उसमें हमारे पास डॉल्बी डिजिटल साउंड है, हमारे पास वो मोबाइल है, तकनीक के स्तर पर सबसे ज़्यादा 5G गति है। मनी कॉल इस 5G पर, इस डॉल्बी डिजिटल पर, इस हाई डेफिनेशन विजुअल्स पर एक विलोम पैदा करते हैं, प्रतिपक्ष पैदा करते हैं और यह बताते हैं कि कला का काम घोषित तौर पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। इसलिए जब उन्हें एपॉलिटिकल कहा जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं रही होगी, इसका मतलब यह रहा होगा कि ये फौरी तौर पर, जितनी जल्दीबाजी में हम टमाटर और फ्रेंच बीन खरीदते हैं, उतने जल्दीबाजी से राजनीतिक स्तर के बयानबाजी नहीं होते। इसलिए आप देखते हैं
बहुत बोलते हुए, बहुत लिखते हुए, बहुत दिखते हुए भी लोग कोई ऐसा प्रभाव दर्शक या पाठक के भीतर पैदा नहीं कर पाते कि दर्शक या पाठक उठकर खड़ा हो कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है। वो उसे एक बौद्धिक चारे के रूप में हजम कर जाता है, जज्ब कर जाता है, क्योंकि उसके लिए वो खुराक है, उसके लिए वो चेतना नहीं है जो उसके भीतर उबाल पैदा करे। इसलिए दोस्तों, मैं आखिरी बात यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जिस दौर में ये सारी बातें कर रहे हैं, मणिकौल की कला और उनका सिनेमा के प्रति जो रुझान, शास्त्रीय संगीत के प्रति जो समझ है, वो कोई इश्तेहार की तरह नहीं छपने की बात करते हैं, कोई बयानबाजी नहीं है। और मैं कुंवर नारायण के शब्दों को यहाँ शामिल करूँ, एक शब्द से जो कुमार जी में लिखते हैं कि हर रचनाकार का एक प्रति समय होता है, यानी जिस समय में वो जी रहा होता है उसके आगे या पीछे का समय होता है, आवाजाही करता हुआ समय होता है। 4वीं शताब्दी में जाते हैं कुंवर नारायण, और मणिकौल कहाँ जाते हैं? मिहिर को सुना आपने, और उपासना और हमारे बाकी श्रोता बताएंगे। तो ये जो शब्दों की, इस जो परिवेश की जो आवाजाही है, यही एक रचनाकार का प्रति समय है जो नियमावली तय करने वाले से कहता है कि संख्या बल से चुनावी व्यवस्था चलती है, समाज और कला की दुनिया इससे निर्बंध है, निर्मुक्त है। इसलिए आप सब टेलीविजन स्क्रीन और सिनेमा स्क्रीन पर जो देखते हैं वो दरअसल इसी संख्या बल की किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति है, और मणिकौल कहते हैं ये अभिव्यक्ति दर्शक को समझ आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।